नमस्कार। अभी तक हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान में भूमि सुधारों पर चर्चा कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने राजस्थान के अंतर्गत किए गए भूमि सुधारों पर चर्चा की थी, जिसमें सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में बात की थी, जिसमें मध्यस्थ वर्ग का अंत, जिसके अंतर्गत राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्गणना अधिनियम 1952, उसके अंतर्गत क्या मुआवजे और पुनर्वास अनुदान किस प्रकार से मिले, जमींदारी विस्वेदारी प्रथा का अंत, जिसके अंदर जमींदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959, राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्जीबिशन ऑफ लैंड ओनर्स एस्टेट एक्ट आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम काश्तकारी सुधारों के ऊपर चर्चा करेंगे। टीनेंसी रिफॉर्म्स। भारत में राजस्थान में काश्तकारी सुधार के 3 मुख्य उद्देश्य थे। ऐसे काश्तकार जो एक निश्चित अवधि के लिए कुछ वर्षों से जिस भूमि के टुकड़े पर खेती कर रहे हों, उन्हें भूधारण की सुरक्षा दिलाना, काश्तकारों को बहुत ऊंचे लगानों से मुक्ति दिलाकर कानूनन एवं वाजिब व न्यायोचित लगान की दर तय करना, समग्र उपज के 1/6 से 1/4 भाग तक के लगान को वाजिब लगान माना जा सकता था। काश्तकार जिस भूमि पर खेती करता था उस पर उसे मालिकाना हक दिलाना। काश्तकारी सुधारों में राजस्थान एक अग्रणी व प्रगतिशील राज्य कहा जा सकता है। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान राज्य का गठन हुआ। उसके तुरंत बाद 21 जून 1949 को राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑर्डिनेंस 1949 जारी किया गया, जिसमें जागीरदारों और जमींदारों द्वारा काश्तकारों को नाजायज बेदखली पर रोक लगाई गई। इसी प्रकार जागीरदारों द्वारा वसूले जाने वाले ऊंचे लगान पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान प्रोड्यूस रेंट्स रेगुलेशन एक्ट 1951 पारित किया, जिसके अनुसार अधिकतम लगान की सीमा सकल उत्पादन का 1/4 भाग तक सीमित की गई, जिसे 1952 में घटाकर 1/6 भाग तक सीमित कर दिया गया। लेकिन राजस्थान में व्यापक काश्तकारी सुधारों की शुरुआत 1955 में होती है, जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया गया। राजस्थान में भूजोतों पर सीमा निर्धारण एक अन्य कदम था। जागीरदार व जमींदार व्यवस्था के उन्मूलन के बावजूद राजस्थान सरकार यह निरंतर महसूस कर रही थी कि राज्य में कृषि भूमि के न्यायपूर्ण वितरण का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि भूजोतों पर सीमा निर्धारण की व्यवस्था लागू की जाए। इसके अतिरिक्त घोषित भूमि को भूमिहीन कृषि मजदूरों में वितरित करके सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। दुर्भाग्य से राजस्थान में भूजोतों पर सीमा निर्धारण कानून के क्रियान्वयन में जितनी कानूनी बाधाएं उपस्थित की गईं, वह कानून के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का विषय है। सीमा निर्धारण कानून का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहला जो अधिनियम आया वो राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1960 आया। राजस्थान में कृषि चीज़ों पर सीमा निर्धारण के विषय पर नियुक्त जांच समिति 1953 की रिपोर्ट 1958 के आधार पर राज्य विधानसभा में 1960 में राजस्थानी काश्तकार संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे 15 दिसंबर 1963 से प्रभावी किया गया। इस संशोधन के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में एक नया अध्याय 3 भी जोड़ा गया, जिसके द्वारा राज्य में भूजोतों पर सीमा निर्धारण के प्रावधान रखे गए। इस अवधि में 1960 में संशोधन अधिनियम की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी गई और राजस्थान हाई कोर्ट ने संशोधन अधिनियम पर अंतरिम स्थगन आदेश दे दिया। लेकिन शीघ्र ही न्यायालय के नए अधिनियम के खिलाफ की गई सभी रिट पिटीशनों को रद्द कर दिया। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने 1963 के रूल्स को लागू करने की नई तिथि 1/4/1966 घोषित की। इस सीलिंग
कानून के द्वारा 30 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि को सीलिंग एरिया घोषित किया गया। एक स्टैंडर्ड एकड़ भूमि को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि एक स्टैंडर्ड एकड़ भूमि में प्रति वर्ष 10 मन गेहूं अथवा इसके बराबर मूल्य का कृषिगत उपज पैदा होनी चाहिए। राज्य सरकार ने घोषित किया कि जिन भूमिपतियों के पास 3 स्टैंडर्ड एकड़ या 150 साधारण एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, वे रूल 9 के तहत जिला कलेक्टर को सूचना दें। अर्थात जिनके पास भी 30 एकड़ से अधिक भूमि है, उन्हें अपनी भूमि के बारे में सूचना कलेक्टर साहब को देनी थी। अधिकांश भूमि स्वामियों ने राज्य सरकार के इस आदेश की अवहेलना की। अतः राज्य सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया कि जिन भूमियों के स्वामियों के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि है, उसका अधिग्रहण कर लिया जाए। बढ़ते न्यायिक विवादों से बचने के लिए भारत की संसद ने इस समय एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। इसका यह आशय है कि 1955 के अधिनियम को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि 9वीं केंद्र सरकार की संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया गया था। तो सीमा निर्धारण एकड़ में जो किया गया, इसके अंदर राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1973 कहा गया। उसके अंतर्गत सिंचित भूमि जो थी वो 18 से 27 एकड़ और असिंचित भूमि थी वो 54 से 175 एकड़ के बीच में निर्धारित की गई। इस प्रकार सीलिंग कानून के तहत घोषित अधिग्रहित वितरित आधिक्य की भूमि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2006-7 के अनुसार राजस्थान में सीलिंग कानून के तहत सितंबर 2006 तक घोषित अधिग्रहित व वितरित भूमि का विवरण एवं समस्त भाग की स्थिति तुलना के आंकड़े ये बताते हैं कि राजस्थान में 6.14 लाख एकड़ अतिरिक्त घोषित भूमि थी, अधिग्रहित 5.70 लाख एकड़ थी और वितरित 4.65 की, और इसकी सहायता से कुल लाभार्थियों की संख्या 83,255 रही। अर्थात 83,255 लोगों के मध्य 4.65 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई। एक अन्य भूमि सुधारों के लिए जो कार्यक्रम अपनाया गया वो था चकबंदी एवं विखंडन पर नियंत्रण। राजस्थान में के गठन के समय भी कृषि भूमि के विखंडन की समस्या उपस्थित थी, जो आगे चलकर और भी सघन होती चली गई। भूमि के निरंतर विखंडन के पीछे कई आर्थिक व सामाजिक कारणों की जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इनमें से प्रमुख कारण हैं जनसंख्या का बढ़ता दबाव, परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। इस वजह से उत्तराधिकार के नियम की वजह से भूमि का वितरण लगातार होता रहा और विखंडन होता रहा। संयुक्त परिवार प्रथा का बिखरना, कि पहले संयुक्त परिवार में भूमि एक जगह इकट्ठी रहती थी, लेकिन संयुक्त परिवार जैसे जैसे खत्म हुए भूमि का विखंडन शुरू हो गया। हस्तशिल्प ग्राम उद्योग का पतन, दस्तकारों व कारीगरों की कृषि भूमि पर निर्भरता बढ़ना। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषक द्वारा ऋण न चुका पाने की स्थिति में गिरवी भूमि के टुकड़े पर साहूकार का कब्जा अथवा किसान द्वारा अपनी भूमि के एक टुकड़े को बेचकर कर्ज चुका देना, और गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि की बढ़ती हुई मांग। भूमि के विखंडन ने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन की समस्या के कारण अधिकांश कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा रह गया, कि जिन पर कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रयोग संभव नहीं था। लघु एवं मध्यम जो कृषक हैं, उनको कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रयोग करना बड़ा दुष्कर होता है, क्योंकि उनके लागतें अधिक होती हैं। इसका कृषि उपज व उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। कृषि भूमि के विखंडन के दो रूप राजस्थान में मुख्य रूप से पाए गए। अधिकांश सीमांत व लघु कृषकों के पास कृषि भूमि इतना छोटा टुकड़ा उपलब्ध है जिन पर आर्थिक कृषि अव्यवहार्य है। ऐसे छोटे कृषक आपस में मिलकर सामूहिक कृषि अथवा सहकारी कृषि कर सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पा सकते थे। एक ही किसान के पास कुल मिलाकर जो पर्याप्त भूमि उपलब्ध, लेकिन वह कई टुकड़ों में बिखरी हुई है, अर्थात वह दूर दूर है। अतः इन छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों पर लाभप्रद खेती करना व्यवहार्य नहीं होता, जब तक इन टुकड़ों का पुनर्गठन एक कॉम्पैक्ट भूमि के रूप में नहीं होता है। इस हेतु चकबंदी की शुरुआत की गई।
कृषि भूमि के विघटन की समस्या के समाधान में कृषि जोतों के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य के गठन के तुरंत बाद से प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसे 1954 में कानून रूप दिया गया। तो इसके लिए राजस्थान जोत पुनर्गठन विखंडन रोक अधिनियम 1954 लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत स्टैंडर्ड एरिया से कम साइज की जोतों के विखंडन पर अनिवार्य रूप से रोक लगा दी गई। स्टैंडर्ड एरिया क्या है? स्टैंडर्ड एरिया इस प्रकार से परिभाषित किया गया: न्यूनतम एरिया जिसे एक अलग भूखंड के रूप में लाभप्रद ढंग से जोता जा सके। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को भूमि के पुनर्गठन की स्कीम तैयार करने और उसे लागू करने के अधिकार दिए गए। राज्य सरकार ने आवश्यक नियम बनाकर ऐसी स्कीम तैयार की और भूमि के पुनर्गठन की व्यवस्था लागू की, लेकिन पुनर्गठन की व्यवस्था 1965 में बंद कर दी गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 के अनुसार राजस्थान में भूमि पुनर्गठन कार्यक्रम को 1965 से छोड़ दिया गया। राजस्थान में पुनर्गठन के तहत जो उपलब्धि हासिल की गई उसको हम बताते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत लगभग 43.5 लाख एकड़ भूमि का पुनर्गठन किया गया। इसके अतिरिक्त भूदान आंदोलन में दान भूमि का वितरण, सवै भूमि गोपाल की के नारे के साथ भारत के प्रतिष्ठित सर्वोदय नेता आचार्य विनोबा भावे ने अपने सर्वोदय आंदोलन के तहत भूदान में ग्रामदान आंदोलन चलाया और सबसे बड़े भूमिपतियों का हृदय परिवर्तन कर अपनी भूमि का कम से कम 1/6 भाग को भूदान करने का प्रोत्साहित किया। इसे आंदोलन में आगे चलकर 1953 प्रतिष्ठित समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण भी लागू हो गए। भूदान आंदोलन में राजस्थान राज्य ने सक्रियता से भाग लिया और काफ़ी मात्रा में भूमि दान में मिली। दुर्भाग्य से राजस्थान में दान की गई कुल भूमि जिससे वास्तव में अधिकृत एवं वितरित भूमि के सही से आंकड़े स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 का सहारा लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 1.16 लाख एकड़ भूमि दान में दी गई, जिसमें से 1.15 लाख एकड़ भूमि मार्च 2005 तक भूमिहीनों में वितरित कर दी गई। धन्यवाद।